बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखो हम बात कर रहे थे अपना जो थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। इसके अंदर आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, धातुकर्म, मेटलर्जी। किस तरह से हम धातुओं को प्राप्त करते हैं। तो देखो, धातुओं को प्राप्त करने के लिए हमें देखना होगा कि धातुएं कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, किस रूप में प्रेजेंट होती हैं, किन के साथ प्रेजेंट रहती हैं। तो देखो, अपनी जो अर्थ क्रस्ट है, भूपर्पट्टी है, अपनी जो भूपर्पट्टी है उसके अंदर खनिज और अयस्कों के रूप में अपनी धातुएं प्रेजेंट होती हैं, खनिज और अयस्कों के रूप में। तो हमें पता होना चाहिए कि खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं और क्या इन दोनों में डिफरेंस है। तो देखो, खनिज के लिए हम बात करेंगे कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। भाई, भूपर्पट्टी से जो प्राकृतिक रूप में हमें तत्व या यौगिक मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो खनिज होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कि अयस्क क्या होते हैं। तो देखो, कुछ स्थानों पर खनिजों में विशेष धातु की काफ़ी मात्रा होती है और जिसे निकालना हमारे लिए क्या होता है, लाभकारी होता है, कम खर्चीला होता है। तो उन खनिजों को हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। तो देखो, जो खनिज होते हैं, अब कोई पर्टिकुलर धातु किसी एक खनिज में ही तो हमें नहीं मिल जाती सारी धातुएं, पर हर एक धातु, हर एक खनिज और हर एक अयस्क के रूप में मिलती है। तो देखो, खनिज तो हमें बहुत सारे मिलते हैं भूपर्पट्टी से, लेकिन उन सभी खनिजों को हम अयस्क नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि ये जो खनिज हैं, इनमें से कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई विशेष धातु जो है उसकी काफ़ी मात्रा होती है, जिससे उस धातु को निकालना हमारे लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। और वो कुछ विशेष खनिज जिनसे हमें धातुएं निकालना लाभकारी होता है हमारे लिए, वो खनिज क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। और प्रत्येक धातु अपने अयस्क के रूप में प्रेजेंट रहती है, वो चाहे कार्बोनेट हो, धातु ऑक्साइड हो, चाहे वो सल्फाइड अयस्क हो। थर्ड नंबर पे हमें पता होना चाहिए कि गैंग क्या होता है। तो पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ये जो अयस्क हमें मिले हैं उनमें क्या है, मिट्टी, रेत, इनकी कई सारी अशुद्धियां होती हैं और इन अशुद्धियों को हम क्या नाम देते हैं, गैंग नाम देते हैं। तो देखो, भूपर्पट्टी से हमें क्या मिला, खनिज मिला। क्या मिला, खनिज मिला। भाई, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। तो भूपर्पट्टी से हमें क्या मिला, खनिज मिला। और उस खनिज से हमें क्या सेपरेट करना है, क्या अलग करना है, अयस्क अलग करना है। क्या अलग करना है, अयस्क। और उस अयस्क के साथ में क्या होती हैं, बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, गैंग नाम देते हैं। और उन गैंग को हमें हटाना होगा ताकि हमें क्या मिल जाए, उस धातु का अयस्क मिल जाए। इस तरह से ये धातुएं हमें प्राप्त होती हैं। अब देखो, बात आती है धातुकर्म या मेटलर्जी की। तो देखो, धातुओं को उनके अयस्क से प्राप्त करने का प्रोसेस धातुकर्म कहलाता है। मेटलर्जी या धातुकर्म जो है वो ये है कि ये जो अयस्क हमें मिल रहे हैं खनिजों से, उन अयस्कों से धातु प्राप्त करने का जो पूरा प्रोसेस है वो अपना धातुकर्म कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। और धातुओं की प्राप्ति के 3 चरण हैं, 3 स्टेप हैं जिनकी हम बात करेंगे। देखो, किस तरह से, कौन कौन से चरण से हमें धातुएं किस तरह से मिलते हैं। फर्स्ट प्रोसेस रहता है अयस्कों का समृद्धिकरण। सेकंड नंबर पे रहता है धातुओं का निष्कर्षण और थर्ड नंबर पे रहता है धातुओं का परिष्करण। तो देखो, फर्स्ट जो स्टेप है अयस्कों का समृद्धिकरण, इसके अंदर क्या होता है कि जो अयस्क हैं उनसे हमें अशुद्धियों को अलग करना होता है। किनको,
अयस्क से अशुद्धियों को अलग। तो भाई हमें भू प्रॉपर्टी से क्या मिला है, अयस्क, और उसके साथ में क्या मिला है, गैंग। भाई अयस्क है तो उसके साथ में गैंग ही होगी, अशुद्धियां भी होगी। तो इस फर्स्ट प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, इस अयस्क से इस गैंग को हटा देंगे। गैंग को क्या कर देंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर हटा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर अयस्क मिल जाएगा। और उस अयस्क से हम सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, धातु प्राप्त करेंगे। अयस्क से क्या प्राप्त करेंगे, धातु प्राप्त करेंगे। और ये जो धातु हमें मिलेगा सेकंड स्टेप के अंदर, उसके साथ में क्या होंगी, अशुद्धियां होंगी। क्या होंगी, अशुद्धियां होंगी। जो अपना थर्ड स्टेप होगा धातुओं का परिष्करण या शुद्धिकरण, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो अशुद्धियां हैं, धातुओं के साथ में जो अशुद्धियां हैं, इनको हम हटा देंगे। तो इस स्टेप में हमें क्या मिल जाएगी, प्योर धातु मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, प्योर धातु मिल जाएगी। इस तरह से इन 3 चरणों के द्वारा हम धातुओं को प्राप्त करेंगे। तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं तीनों को। फर्स्ट स्टेप अपना रहता है अयस्कों का समृद्धिकरण। ये जो समृद्धिकरण शब्द है, इसके लिए हम सांद्रण भी यूज कर सकते हैं, अयस्कों का सांद्रण। तो देखो क्या होता है समृद्धिकरण के, अयस्कों का समृद्धिकरण के अंदर, कि धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियां या गैंग को हटाना अयस्कों का समृद्धिकरण या सांद्रण कहलाता है। क्या करना होगा इसके लिए, हमें अशुद्धियां या गैंग जो है उसको हमें हटाना है। तो फर्स्ट स्टेप, अब हमें क्या मिल गया, प्योर अयस्क मिल गया। क्या मिल गया, प्योर अयस्क। अब हमें अयस्क मिलने के बाद में हम सेकंड स्टेप को देखते हैं। अयस्कों से हमें क्या प्राप्त करेंगे, हम धातु प्राप्त करेंगे। वो किस तरह से प्राप्त करेंगे, देखो सेकंड स्टेप अपना रहेगा धातुओं का निष्कर्षण। तो देखो ये जो धातुओं का निष्कर्षण है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करेंगे। अब अयस्कों से धातुओं को किस तरह से प्राप्त करना है, ये हम बात करते हैं एक बार फिर से अपनी अभिक्रियाशीलता श्रेणी को लेकर। तो देखो ये अपनी क्या है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। इसको आप अच्छे से जो ट्रिक हमने पढ़ी है उससे याद रख सकते हो कि कहो ना कार मिलेगी अल्टो जैन फरारी, पब्लिक हैरान क्यों होगी सिल्वर ऑडी। तो इस तरह से आप इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी से इन धातुओं को 3 चरणों में हम बांटेंगे। फर्स्ट के अंदर है कि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। ये जो ऊपर की तरफ अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अंदर ऊपर की तरफ जो धातुएं प्रेजेंट होती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। तो ये धातुएं अभिक्रियाशील होने के कारण, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। सेकंड नंबर पे अपनी आती हैं कि जो अपनी अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं प्रेजेंट होती हैं कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। और थर्ड नंबर पे आती हैं जो एकदम नीचे स्थित होती हैं, बॉटम में स्थित होती हैं, वो होती हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। ये जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, चूंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं दर्शाती, क्यों, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील होती हैं, तो ये स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती हैं। जैसे अपना सोना है, चांदी है, ये क्या करते हैं, अब अपने वायुमंडल की ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कम क्रियाशील होते हैं, तो ये स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जा सकती हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या प्राप्त किया था, अयस्क, और सेकंड स्टेप के अंदर उस अयस्क से हम धातु प्राप्त करेंगे, और जिसको हमने अभिक्रियाशीलता श्रेणी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और अब इन 3 पार्ट्स को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो देखो धातुओं के निष्कर्षण के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, यानी जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी की बॉटम में जो प्रेजेंट धातुएं हैं उनका सबसे पहले निष्कर्षण करेंगे।
तो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी हो जाएंगी? गोल्ड, ये कौन सी है? गोल्ड कह दो, सोना कह दो। और Ag क्या है? अपनी चांदी या सिल्वर। ये है मरकरी, पारा, ये इसको पारा भी कह सकते हो। ये कॉपर या तांबा। ये धातुएं जो है ये क्या होती हैं? निम्न अभिक्रियाशील होती हैं। तो इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने पर हम धातुओं को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो ये जो सोना और चांदी है ये तो क्या है? ये तो अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करती हैं, बहुत कम रिएक्टिव होती हैं। तो ये तो दोनों पाई जाती हैं स्वतंत्र अवस्था में। कौन? अपने सोना और चांदी, ये दोनों धातुएं स्वतंत्र अवस्था में ही हमें मिल जाती हैं। इनके लिए हमें अयस्कों की जरूरत नहीं पड़ती। अब रही बात मरकरी और तांबा की, तो ये क्या करते हैं? ये ऑक्साइड के रूप में हमें ज़्यादा मिलते हैं। कौन से अयस्क के रूप में? ऑक्साइड अयस्कों के रूप में मिलते हैं। तो इन ऑक्साइड अयस्कों से हम इनको कैसे प्राप्त करते हैं? तो देखो ये जो मरकरी है ये अपना जो एक बहुत इम्पोर्टेंट अयस्क है HgS, जिसे हम कहते हैं सिनेबार। क्या कहते हैं? सिनेबार, उसके फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कोई एक धातु है या सारी धातुएं अपने किसी न किसी अयस्क के रूप में प्रेजेंट रहती हैं। तो मरकरी है वो सल्फाइड अयस्क के रूप में प्रेजेंट रहती है। और उस सल्फाइड अयस्क से हम मरकरी को कैसे प्राप्त करें? तो देखो ये जो अयस्क है इसका नाम है सिनेबार और इसका सूत्र है HgS। इससे हम मरकरी किस तरह से प्राप्त करेंगे? तो देखो ये जो सिनेबार है HgS, ये अपने वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ में गर्म करते हैं तो ये क्या बना लेता है? मरकरी ऑक्साइड बना लेता है। किस में बन जाता है? ये ऑक्साइड के रूप में बन जाता है। और साथ में क्या निकलती है? ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये ऑक्साइड अयस्क है या जो मरकरी का ऑक्साइड है, इससे हम क्या प्राप्त कर लेंगे? गर्म करके मरकरी प्राप्त कर लेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या हुआ है? सिनेबार से हम किस तरह से मरकरी को प्राप्त कर रहे हैं? सबसे पहले सिनेबार को हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं। ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में, अपने ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है, या हम यूं कह सकते हैं कि ये ऑक्साइड बना लेता है और साथ में क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर ये ऑक्साइड अयस्क है, इसको हम हीट करते हैं तो हमें मिल जाती है मरकरी या पारा, जो अपनी धातु है वो हमें मिल जाती है। और इसी तरह से कॉपर धातु को, उसके अयस्क कॉपर सल्फाइड को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। जिस तरह से मरकरी के सल्फाइड से हमने ये मरकरी ऑक्साइड प्राप्त किया और फिर क्या प्राप्त किया? मरकरी। उसी तरह से कॉपर सल्फाइड को हम गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो हमें कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं। फिर जब हम इस कॉपर के ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कॉपर धातु मिल जाती है। तो देखो किस तरह से कॉपर ऑक्साइड को हम गर्म करेंगे तो ये अभिक्रिया अपनी इस तरह से होगी कि 2Cu2O प्लस Cu2S गिव्स 6Cu प्लस SO2 गैस। इस तरह से हमें क्या मिल गया? ये कॉपर धातु मिल गई। तो देखो हम 4 धातुओं की बात कर चुके हैं, फर्स्ट गोल्ड और सिल्वर। तो ये तो क्या होती है? स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं हमें। फिर हम बात कर चुके हैं मरकरी और तांबा के लिए कि किस तरह से हम इनको प्राप्त करते हैं। तो मरकरी और तांबा भी हमने प्राप्त कर लिया, यानी हम 4 धातुओं की बात कर चुके हैं। अब देखो नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण हम किस तरह से करेंगे। तो देखो मध्य में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? जिंक, आयरन और लेड। ये क्या है? जिंक है, ये आयरन या लोहा, और ये अपना लेड। ये धातु मध्यम अभिक्रियाशील होती है।
तो देखो ये धातुएं प्राय सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्क की तुलना में ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान है, अतः इनको पहले ऑक्साइड में बदला जाता है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा है कि ये जो धातुएं हैं कौन कौन सी, जिंक, आयरन और लेड, ये मुख्यतया सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। लेकिन देखो प्रोसेस क्या कहता है कि हम जब ऑक्साइड से धातु प्राप्त करते हैं वो प्रोसेस अपने लिए आसान रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सल्फाइड एंड कार्बोनेट अयस्क हैं उनको हम किस में चेंज करेंगे, ऑक्साइड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, ऑक्साइड में चेंज करेंगे। और वो देखो किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट के अंदर हम बात करेंगे कि सल्फाइड अयस्क से धातु को पृथक करना, किस तरह से हम सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में चेंज करते हैं। तो देखो फर्स्ट अपना आता है सल्फाइड अयस्क से धातु को पृथक करना, और इसके लिए एक प्रोसेस होता है भर्जन या रोस्टिंग। तो देखो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और ये प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। तो देखो हमने बात अभी की थी कि सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क से धातुओं को प्राप्त करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है बजाय किसके, ऑक्साइड से प्राप्त करने में। तो हम क्या करेंगे, इन सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को पहले ऑक्साइड में चेंज करेंगे और फिर उनका अपचयन करवा के हम धातु प्राप्त कर लेंगे। तो देखो जब सल्फाइड अयस्क को हम ऑक्साइड में चेंज करते हैं, किनको, सल्फाइड अयस्क को, और किसकी प्रेजेंस में, वायु की प्रेजेंस में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है। तो और किस तरह से देखो ये सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क में बदलता है। तो 2ZnS plus 3O2 gives 2ZnO plus 2SO2। ये जिंक सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है, और ये प्रोसेस ही क्या होता है, अपना भर्जन होता है। अब हम बात करेंगे कि सल्फाइड अयस्क को तो हमने ऑक्साइड में चेंज कर लिया, अब हम किसको करेंगे, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में चेंज करेंगे। तो देखो कार्बोनेट से किस तरह से ऑक्साइड में बदलते हैं। इसके लिए प्रोसेस रहता है निस्तापन या कैल्सिनेशन। तो देखो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और ये प्रोसेस क्या होता है, निस्तापन होता है। ये क्या है, कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, और इसको हमने हीट किया है तो ये किस में बदल गया, ऑक्साइड में बदल गया, और साथ में कौन सी गैस निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। यानी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, निस्तापन और भर्जन। क्या इन दोनों के अंदर डिफरेंस है और इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखो ज़रूरत तो क्यों पड़ती है, क्योंकि सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के बजाय हम ऑक्साइड अयस्क से धातुओं को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और क्या प्रोसेस है, क्या इनके अंदर डिफरेंस है। तो देखो भर्जन के अंदर तो हम सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड में बदलते हैं, और निस्तापन या कैल्सिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं। अब क्या मिल गया हमें, ऑक्साइड अयस्क मिल गया, और ऑक्साइड अयस्क से हम क्या करेंगे, अपचयन करवाकर धातु प्राप्त कर लेंगे। तो देखो इसके बाद अपचायक का उपयोग करके आसानी से धातु ऑक्साइड को धातु से प्राप्त किया जा सकता है। अपचायक का उपयोग करके, इसका क्या मीनिंग है, यानी हम अपचयन करवाएंगे, और अपचयन जिसकी प्रेजेंस में होता है वो क्या होता है, अपचायक होता है। अपचायक के लिए हम कार्बन यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। तो देखो ये क्या है, जिंक ऑक्साइड है। क्या है, जिंक ऑक्साइड, जिसका हम क्या करवा रहे हैं, अपचयन करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में, कोल या कार्बन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर कोल या कार्बन क्या है, एक अपचायक है। क्या है, अपचायक। और जो अपचायक होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है।
मीन्स अपचायक किसी दूसरे पदार्थ का तो क्या करेगा, अपचयन करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा। तो देखो हम बात कर चुके हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन के बीच में डिफरेंस। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या है, अपचयन है। इसी तरह से हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन, और हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो देखो इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO। जिंक से क्या हुआ है, ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन निकली है, यानी जिंक का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। जिंक का क्या हो गया, अपचयन हो गया। और ये जो अपना कोल है, कार्बन है, ये यहाँ पर अकेला है और अभिक्रिया के बाद में इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो जो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो खुद क्या होता है, अपचायक होता है। इस तरह से हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में जो स्थित धातुएं हैं उनका क्या कर रहे हैं, उन सिद्ध धातुओं को प्राप्त कर रहे हैं। और अब नेक्स्ट अपना जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी के नीचे स्थित धातुओं को हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट अपनी अभिक्रिया है, थर्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया, उसका भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या होती है थर्मिट अभिक्रिया। ओके, तब तक आप इसको देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर करें, और अपना जो चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।